स्पॉटलाइट कर लेंगे सर। Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. बच्चे Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर एक लाइन नहीं समझ में आ रही है, बताएंगे? बोलो बोलो। सर यहाँ पास लिखा हुआ एक बीज पत्रिका है, सॉरी द्विबीज पत्रिका परिरंभ अंतः त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है सर। इसी बात है ना, जो डायग्राम हम बनाते हैं उसके अंदर क्या लिखे कि एंडोडर्मिस के नीचे क्या पेरिसाइकल परिणाम ये होता है। यस सर। यहाँ पे क्या होता है वस्कुलर बंडल, यहाँ वस्कुलर बंडल में ये फ्लोएम होगा, जाइलम होगा। तो एंडोडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पर क्या होता है पेरिसाइकल परिणाम। ठीक है, यस सर। यस सर। मैंने जो तुम लोगों को होमवर्क बोला था वो होमवर्क कुछ बच्चों ने किया। हेलो सर। सर व्हाट्सएप चेक कीजिए ना सर। चेक करो। हेलो सर, मेरे को भी कुछ पूछना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मेरा भी देख दो। सर मेरा भी अरे वेट करो, पहले मैं व्हाट्सएप पे send है। वर्ण योग्य चिन्ह सर उसका मतलब नहीं समझ आ रहा है मेरे। सिलेक्टेबल मार्कर पोपट। अरे मैं पोपट हूँ। हाँ पोपट। अरे वो मेरे टाइम का था ना, इसलिए सॉरी। हाँ। सर थोड़ा सा बताइए ना, उसके बारे में नहीं समझ आ रहा है। सिलेक्टेबल मार्कर वो जीन था या वो साइट था जहां पर हम जो पैसेंजर डीएनए होता है, डिजायर डीएनए होता है, उसको जोड़ देते हैं ताकि हमको पता पड़ जाए कि जुड़ जाए कि नहीं जुड़ जाए। जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाली जीन है, तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर में आते हैं। ओके थैंक यू सर। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, तनु वेट्स मनु। नहीं सर, ऐसे मत बोलो ना। एक मूवी नहीं आई मैंने बोल रहे हो सर। मैं ये पूछ रही थी कि पूरा 12th आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दो दो चैप्टर बस आ रहा है। तो बात है बायोलॉजी में आया तो पूरा क्या दिक्कत है? सर इसमें टेस्ट में पूरा ही आएगा क्या? हाँ क्योंकि टेस्ट छोटा है ना, 2 घंटे का होता है और बाकी दो चैप्टर दिए हैं। ऐसा मान लो कि तुम्हारा बायोलॉजी का सेमी मेजर टेस्ट है। अच्छा ठीक है है ना? उसमें सर। अभी प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है क्या बच्चे? कोई चेंज नहीं है ना, पूरा 12th आएगा ही। हाँ कोई चेंज नहीं है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि वॉस्कुलर कैम्बियम किस तरीके से बना था और वॉस्कुलर कैम्बियम से कैसे अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बन रहा था, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनता है जिसकी वजह से प्राइमरी जाइलम सेंटर में क्रश हो जाता है लेकिन डिसअपियर नहीं होता। लेकिन फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ पूरी तरीके से क्रश हो जाता है और ऑब्लिटरेट हो जाता है। ठीक है, हाँ बच्चे, प्रैक्टिस टेस्ट और मेन टेस्ट का हमारा सिलेबस सेम ही रहता है। तो अब इसके बाद में देखो, यदि सेकेंडरी ग्रोथ हो गया है लंबे टाइम तक, मान लो 5-6 साल तक हो गया है, तब स्टेम कैसा दिखेगा?
बताओ वॉस्कुलर कैम्बियम एकल परतीय होता है कि बहुपर्तीय होता है, सिंगल लेयर की मल्टी लेयर? वॉस्कुलर कैम्बियम सम्मानीय था, सिंगल लेयर की मल्टी लेयर? शायद सिंगल। सिर्फ मल्टी। सिंगल लेयर की मल्टी लेयर? सिंगल लेयर, सिंगल लेयर होता है। कॉर्क कैम्बियम मल्टी लेयर होता है, 2-3 लेयर होता है। क्या तुमने अपने घर के आसपास कभी अपने जीवन में नहीं कभी पेड़ जो है वो कटा हुआ देखा है कि पेड़ कटा ना? यस सर, ठीक है। जैसे ही दिखाई दिया? यस सर। बहुत सारे रिंग्स जैसे दिखाई देते, बहुत सारे ऐसे वलय दिखाई देते। सारा का सारा पार्ट जो मैंने अभी बनाया शेडेड करके पिंक और रेड कलर से बना रहा हूं, पता नहीं कलर कौन सा दिख रहा होगा मुझे। ये पूरा का पूरा सेट क्या क्या बनाया है मैंने इसके अंदर? मैंने इसके अंदर बनाया है ये सम्मानीय था वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम के ठीक बाहर यंगेस्ट टू सेकेंडरी फ्लोएम होगा कि ओल्डेस्ट टू सेकेंडरी फ्लोएम होगा? ठीक बाहर वैस्कुलर कैम्बियम के ठीक बाहर यंगेस्ट की ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम? सर यंगेस्ट, वो ओल्डेस्ट तो हट जाता है पूरा। यस, बिल्कुल सही बात। और जो ओल्डेस्ट होगा वो दूर परिधि पे जाता जाएगा और दब दब के खत्म भी होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम का क्या हुआ? क्या प्राइमरी फ्लोएम पूरी तरीके से गायब हो चुका है? नो सर, बीच में दिखता है वो। नहीं, प्राइमरी फ्लोएम पूरी तरीके से गायब हो जाता है। प्राइमरी फ्लोएम बोल रहा हूं, जाइलम नहीं बोल रहा हूं। अच्छा हाँ, मैं जाइलम सुनी। ठीक है, इस वैस्कुलर कैम्बियम के ठीक नीचे जो जाइलम होगा वो यंगेस्ट जाइलम होगा कि ओल्डेस्ट जाइलम होगा? यंगेस्ट। यंगेस्ट। सेकेंडरी जाइलम। और सबसे अंदर के ठीक बाहर क्या होगा? ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट। सेकेंडरी जाइलम। और बिल्कुल सेंटर में क्या होगा? टीथ।
प्राइमरी जाइलम, पित्त तो नष्ट हो गया, पैरेन्काइमा था ना, पित्त खत्म हो चुका है, क्या है फिर प्राइमरी जाइलम, जो मोरलेस इंटैक्ट होता है, मैंने बताया था तुम्हें, पूरी तरीके से खत्म नहीं होता बल्कि क्रश्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो जब द्वितीय प्रवृत्ति हो गई बहुत लंबे टाइम तक, तब हमें कुछ इस टाइप से जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन दिखाई देगी। अब क्या होता है, नया जाइलम बनता जाता है और पुराना जाइलम क्या होता जाता है, क्रश होता जाता है। यानी ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गम, रेजिन, टैनिन, इन सब का डिपोजिशन होता जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, ये जल के संवहन के लिए निष्क्रिय होता जाएगा। हम लोग इतना पाठ यदि ये प्लग होता जाएगा, इसके अंदर गम, रेजिन, टैनिन नाम के पदार्थ हैं वो बनते रहेंगे, तो इन भाग से क्या होगा, जल का संवहन बंद हो जाएगा। ये हमें कुछ इस तरीके से डार्क फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगा। सेंटर वाला पोर्शन जो है वो तुम्हें डार्क कलर का दिख रहा है। इस डार्क वाले पूरे भाग को यहां से लेकर के और यहां सेंटर तक, ये डार्क वाला जो पूरा भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हार्टवुड, या फिर इसका दूसरा भी एक नाम है ड्यूरामेन। क्या जल का संवहन कर रहा है ड्यूरामेन? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर गम, रेजिन, टैनिन इन सब की प्लगिंग हो गई है, दब दब के कैसा हो गया, बहुत ही हार्ड हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, और ऊपर वाला भाग जो कम है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सैपवुड। का एक और भी नाम होता है एल्बर्नम। ड्यूरामेन और एल्बर्नम ऐसे दो पार्ट होते हैं जिसके अंदर वुड के अंदर जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो गहरे रंग का होता है, उसे हम हार्डवुड बोलते हैं। तुमने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ के अंदर क्या होता है, वो जो डार्क कलर वाली लकड़ी होती है वो ज्यादा मोटी होती है। क्या कारण है? बड़ा सा बरगद का पेड़ है, इतना मोटा उसका तना है, बहुत मोटा, उसके अंदर तुम देखोगे हार्डवुड वाला पोर्शन ज्यादा है, सैपवुड वाला रिलेटिवली कम है। क्यों? क्यों बोलो? सर सपोर्ट के लिए। के लिए हार्डवुड जो है वो प्लांट को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। पेड़ जितना बड़ा होगा मजबूती उतनी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब हार्डवुड का अमाउंट टाइम के साथ में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या बात सही है? क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जैसे नई लेयर बनती है पुरानी लेयर क्रश हो जाती है, नई लेयर बनती है पुरानी लेयर क्रश हो जाती है, तो बार बार ऐसा होता जाएगा और हार्डवुड जो है वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। सही बात है क्या? यहाँ पर जब हम जाइलम की रिंग्स बना रहे हैं तो तुमने देखा है कि मैं उस एक रिंग को ऐसे बना रहा हूँ कि तुम्हें दो डिवीजन में दिख रहा है, वो दो पार्ट में दिखाई दे रहा है। ये एक रिंग बनाया है तो इतना पार्ट तुम्हें लाइन लाइन जैसा दिख रहा है, इतना क्लियर दिख रहा है, दो पार्ट में दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर एक जैसी नहीं रहती है। कैम्बियम की एक्टिविटी पूरे साल भर एक जैसी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि कुछ सीजन ऐसा है जिसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता है, कुछ सीजन ऐसा है जिसमें पानी की आवश्यकता कम है। बात सही है कि नहीं है? जैसे ये कैम्बियम कौन सा कैम्बियम? vascular संवहन एथा है। अब संवहन एथा की एक्टिविटी से क्या बन रहा है? जाइलम बन रहा है, फ्लोएम बन रहा है बाहर की तरफ। अभी हम जाइलम की बात करें तो जब इसने अंदर की तरफ जाइलम बनाया तो वो जाइलम कैसा बना? देखो
वो जाइलम इसमें बनाया है कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा जाइलम जिसकी गुहिका जो है, ह्यूमन जो है वेसल की, वो बड़ी बड़ी है। ये ज्यादा पानी को कंडक्ट कर सकता है? यस। कौन से मौसम में बना होगा? कौन से बसंत, स्प्रिंग सर बसंत टाइम, स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन में? यस, बिल्कुल सही। और वहीं ऑटम सीजन में, शरद ऋतु में हम देखते हैं कि सपोज पत्तियां झड़ गई, जल की आवश्यकता कम है, तो उस टाइम में जो जाइलम बनेगा वो जाइलम कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। छोटी गुहिकाओं वाली वेसल्स बनेंगी, नैरो ह्यूमन वाली वेसल्स बनेंगी। तो एक सीजन में जाइलम ज्यादा भी बन रहा है, उनकी अवकाश जो है वो ज्यादा भी है, और दूसरे सीजन में तुम क्या देख रहे हो कि ह्यूमन जो है वो नैरो बन रहा है, अवकाश जो है वो कम है कि नहीं? तो ये जो लाइट कलर वाला पार्ट है, एक साल में हो रही है, लाइट कलर वाला जो पार्ट है, इसे हम बोल देते हैं क्या? इसे बोल देते हैं हम स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड, या इसका एक और भी नाम है अर्ली वुड, बसंत कास्ट। और दूसरा जो है वो ऑटम सीजन में जो बना, जो रिलेटिवली कम है लेकिन डेंस है, ल्यूमेन कम है, थिकनिंग बहुत ज्यादा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑटम वुड, या फिर इसे हम लेट वुड भी बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि वॉस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी, संवहन एधा की क्रियाशीलता पूरे साल भर एक समान नहीं होती है, बल्कि स्प्रिंग में वो ज्यादा क्रियाशील होता है, बड़े ल्यूमेन वाले जाइलम बनाता है जो ज्यादा पानी को कंडक्ट कर सकते हैं, और ऑटम में क्या होता है? छोटे ल्यूमेन वाले डेंस और कम वुड को बनाता है, जिसे हम ऑटम वुड या लेट वुड बोलते हैं। इन दोनों को मिला करके क्या बोल दोगे? इन दोनों को मिला करके एनुअल ग्रोथ, वार्षिक वृद्धि वलय। वार्षिक वृद्धि वलय क्या होता है? वार्षिक वृद्धि वलय होता है कि स्प्रिंग और ऑटम वुड जो एक साल में बन रहा है, उससे मिला करके एक एनुअल ग्रोथ रिंग बोलते हैं। और एनुअल ग्रोथ रिंग को काउंट करके हम प्लांट की एज भी बता सकते हैं। एनुअल ग्रोथ रिंग को काउंट करके प्लांट का एज बताना, प्लांट एज एस्टिमेशन by counting these annual growth ring is known as dendrochronology। मान लो एक प्लांट जो है वो दिल्ली में उग रहा है, एक प्लांट जो है वो मुंबई में उग रहा है, बताओ किस में ग्रोथ रिंग्स ज्यादा क्लियर होंगी? आपस में बातें मत करो, एक गाने से ही तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, और मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा ध्यान इधर नहीं रह पा रहा है। किसी के थोड़े से गाने से तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, मेरा तो नहीं भटका था। सर कोई लड़की है जो गा रही थी अभी क्लास में, मैं अभी पढ़ लो, अभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो गवा देंगे, फिर जो भी गाना चाहता है, आज हम गाना डे रख देंगे आराम से। सर दिल्ली वाले में ज्यादा क्लियर रहेगा आई थिंक। हाँ, दिल्ली वाले में ज्यादा क्लियर रहेगा। क्यों? सर मौसम और विंटर का मौसम की विभिन्नता ज्यादा होगी, वहां पर ये ग्रोथ रेट ज्यादा क्लियर बनेगी। टेम्परेट एरिया में ये ज्यादा क्लियर बनेगा। और यदि हम बात करें कि ऐसी जगह जहां पर मौसम संबंधी परिवर्तन कम होते हैं, वहां पर ग्रोथ रिंग्स क्लियर नहीं बनेंगी। ठीक है बच्चे, गरिमा? सर इसी पे क्वेश्चन डालियो, देखो तो उसका आंसर ए ही होगा ना एक बार। और सर वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वाला भी बताओ ना एक बार, लीव वाला। कौन सी किताब पढ़ रहे हो तुम? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 45 सर, 45। रसधारु मतलब सैफरन। रसधारु का सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है, और यह अपेक्षाकृत हल्के। रसधारु सबसे भीतरी
द्वितीयक दारू होता है, गलत है ये तो, गलत कथन को चुनना है। यस बिल्कुल सही, फर्स्ट ही आंसर है। हाँ फर्स्ट ही आंसर है ना उसका। टूल होता है ड्यूरामिन। अब इसके अंदर क्या हुआ है, गम रेजिन, टैनिन रेजिन इनके जमा होने की वजह से क्या हुआ, अंतःकाश गहरे रंग का है। अंतःकाश जल का चालन नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। सैफुड करता है, रसकाश करता है। रस दारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन और खनिजों के चालन में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर आंसर यही होगा ना। ये तुमने जो मुझे ये भेजा था, ये संवहन तंत्र वाला जो लीफ वाला, ये कौन सी किताब है? सर एनसीईआरटी बुक है ये, हिंदी एनसीईआरटी ऐसे ही लिखी सर, तभी मैं ना कंफ्यूज हो रही थी। हिंदी एनसीईआरटी में ये हर चीज लिखी हुई है, इंग्लिश वाले में कुछ नहीं लिखा। तो उसमें क्या लिखूंगी सर, मतलब उसकी जगह क्या आएगा? इंग्लिश वाली किताब, इंग्लिश वाली किताब में मैं तुम्हें इसका वो भेजूं स्क्रीनशॉट। हाँ सर आप उसको डाल दो सर, लेकिन आप भी तो वैसे ही लिखवाए थे ना कि स्टेम और लीफ में तो वैसे ही मिलता है कि प्रोटोजाइलम। मैंने देखो जबरदस्ती सारी बातें एक साथ मत कर दो। क्या होता है, स्टेम और लीफ दोनों में कंजॉइंट संयुक्त समान बंडल, मैंने ये बोला था। बंद प्रकार का होता है लीफ में, ये भी बोला था। फिर मैंने जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन बना के भी बताई कि जाइलम जो होता है वो किस तरफ होता है, जाइलम होता है पृष्ठ सतह की तरफ, फ्लोएम होता है अधर सतह की तरफ। हाँ सॉरी उल्टा बोलते हैं, जाइलम होता है किस तरफ, जाइलम होता है ऊपर की तरफ जिसे हम अधर सतह बोलेंगे, और फ्लोएम होगा नीचे की तरफ जिसे हम पृष्ठ सतह बोलेंगे। तो उस तरफ होता है प्रोटोजाइलम की कंडीशन, ऊपर वाले सतह की तरफ। जो डायग्राम तुमने बनाया ना, वो डायग्राम बहुत परफेक्ट बनाया है, इतना सुंदर और इतना क्लियर तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है जितना मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियर बनाया। हाँ ये सच्चाई है, हर एक चीज क्लियर सेंस बना के बताएंगे, है ना। तो उसको पढ़ो। और ये कई बार एनसीईआरटी की बुक में कुछ पढ़ी चीजें होती है, तो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, वहाँ पे कहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, पता नहीं कहाँ से ये पढ़ी चीज आ गई है। हाँ तो बुक गलत था ना सर उससे। हाँ बच्चे 100% मध्य आधुनिक भारत की तो बात ही कहाँ से आ जाएगी, मध्य आधुनिक मिजाज वाली कंडीशन की तो बात कैसे आ जाएगी, समझ नहीं आ रहा। हाँ सर उसमें ना मैं आधी घंटा मेरा माथा खपाई, फिर आपके पास डाली उसको। कौन सा टॉपिक था वो, टिश्यू सिस्टम वाला क्या? नहीं लीफ वाला था, है ना, डाइकोट लीफ। हाँ सर डाइकॉट लीफ के लास्ट पैराग्राफ का एकदम लास्ट में दिया है, लास्ट में। अच्छा इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं। मैं तुम्हें भेज ही देता हूँ। सर मेरे को भेजी दुआ सही में। चला गया क्या, किसी और को चला गया क्या? नहीं सर पहुंच रहा होगा। किसी और को चला- सर आप मेरे में भेज दिए। होगा। अब देखो। हाँ सर आ गया। हिंदी इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं, कोई बात नहीं, है ना। जहाँ मतलब यदि कहने लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना, जरूर से इंग्लिश वाली बुक जो है उसको पढ़ो, हिंदी वाली बुक में ट्रांसलेशन में बहुत मिस्टेक्स। अभी तो मैंने एक वीडियो भी भेजा था, तुम लोग फेसबुक वगैरह यूज करते हो, तो फेसबुक पे मैंने अभी ना रिसेंटली एक पोस्ट किया है जिसमें एनसीईआरटी के अंदर जो भी मतलब मिस्टेक्स है ना, कंट्रोवर्शियल लाइंस हैं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही बनाया, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, बट बहुत सारी कंट्रोवर्शियल लाइनें जो तुम्हें समझ में आने में दिक्कत आती है, वो वीडियो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया। तो यदि तुमको देखना हो जरूर से देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेसबुक के थ्रू तुम यूट्यूब पर चले जाओगे और देखना एक बार, यदि तुमको काम आएगा वो, है ना। चलो आगे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या पता पड़ गया, एनुअल ग्रोथ रिंग के बारे में और सैफोड और हार्डवुड के बारे में। क्या क्लियर हो गया कंसेप्ट बिल्कुल?
सेकेंडरी ग्रोथ क्लियर हो गया। इस डायग्राम के अंदर मैंने मेडुलरी वेन्स बनाए, वो तो मैं एग्जैक्टली रूप में ऐसे बीच में लाइंस बनाई होगी सेकेंडरी मेडुलरी। सर आप मेरा डाउट नहीं बताए। हमारा डाउट क्या था बच्चे? मैंने भेजा था अभी। अभी हाँ थोड़ी देर पहले। अभी तो कोई और तो नहीं आया बच्चे। किस नंबर, क्या क्या नंबर है तुम्हारा? सर आप ऐसे बोलते हो, मैं भेजती सुबह भेजा था क्या? हूँ। 1 मिनट ना। फिर से भेज दो ना तो। सर इसमें 8 है। एक काम करते हो, रुको सर मैं फिर से भेज रही हूँ। तुम भेज पढ़ा लास्ट में एक बताना काम करते हैं, ये चैप्टर अपना जल्दी खत्म हो जाएगा, पहले ये फिनिश करते हैं, फिर हम ना डिस्कस करते उसके बाद। हैं। जिन बच्चों को रोना यस देंगे बाकी अपना सो जाएंगे, ठीक है? गाना गाएंगे सर। हाँ, जिसको गाना गाना होगा वो गाना गा लेना। चलो, तो इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ लिया जाएगा स्टेम के अंदर इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ की। बाह्य रंध्रीय द्वितीयक ग्रोथ, एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी। Extracellular secondary growth बहुत ही आसान है ये। क्या होता है सबसे बाहर वाली लेयर? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या है? बोलो। हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जर्नल कॉर्टेक्स। नहीं, हाँ जनरल सर जर्नल कॉर्टेक्स तो होगा। या कॉर्टेक्स में हम हाइपोडर्मिस वाली लेयर को भी ले सकते हैं। यहाँ पर तुमको दिख रहा है एपिडर्मिस, then hypodermis, then general cortex, या फिर इसे हम एपिडर्मिस नीचे वाले जो पार्ट है में हम कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स की आउटर लेयर या हाइपोडर्मिस दोनों में से कुछ भी बोल दो सही। या तो बोल दो कॉर्टेक्स की आउटर लेयर, outer layers, not layer, layers, or hypodermis, outer layers of cortex, or hypodermis. क्या करेंगे? Dedifferentiate to form क्या बना देंगे? कॉर्क कैंडी। इस तरीके से बना जाता है कॉर्क कैंडी। Outer layers of cortex or hypodermis dedifferentiate to form cork cambium. Dedifferentiation हो गया है ये। Epidermis के ठीक नीचे क्या पूछता है? Epidermis के ठीक नीचे बनता है cork cambium। और cambium बना देता है अलग तरह से। एकल पड़ती है कि बहु पड़ती है? बहु पड़ती है। कुछ इस तरीके से। और इसके नीचे है हमारा प्राइमरी तो ऐसे बन जाता है कॉर्क कैंबियम।
कैम्बियम और कैम्बियम का एक और भी नाम है क्या, पैलोजन। क्या नाम है, पैलोजन। ये है प्राइमरी कॉर्टेक्स, पैलोजन। अब क्या होगा, अभी क्वार्क कैम्बियम डिवाइड करेंगे। जब वॉस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करती थी तो ज्यादा सेल किधर बनता था, अंदर की बाहर, अंदर की तरफ। डिवाइड करता था तो ज्यादा सेल अंदर बनता था कि बाहर, बोलो सर ज्यादा सेल तो अंदर ही बनता था। यस, अंदर बनता था, जाइलम अंदर बनता था ज्यादा। यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर ज्यादा सेल बनेगी बाहर की तरफ, ज्यादा सेल कहां पर बनेगी, बाहर। क्वार्क कैम्बियम ने डिवाइड किया और बाहर की तरफ जो सेल बनाया, और जो ऊपर वाली सेल्स होती है इनके ऊपर थिकनिंग होनी स्टार्ट करती है और वो सेल्स के अंदर जाके क्या बन गया, ये सुबेरिन कनेक्शन बन गया। रेड कलर से जो बना लिखा है सुबेरिन कनेक्शन, सुबेरिन के नीचे पर भी वैसे ही होता है वो कनेक्ट होता है। एपिडर्मिस का क्या होता है, एपिडर्मिस का क्या होता है, एपिडर्मिस का क्या होगा बोलो, यहाँ पर बाहर ऊपर की तरफ क्या बनेगा, जब कॉल क्रॉस हो जाएगा वो। एपिडर्मिस का क्या होगा, चलिए एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, धीरे-धीरे डेड हो जाएंगे और यहाँ से उधर जाएंगे और बनके सेपरेट होता रहेगा। बीच में कुछ गैप हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बनती है पैरेन्काइमा सेल्स, जो कॉर्क बन रहा है उसके बीच में क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स का निर्माण होता है और ये पैरेन्काइमा कोशिका की दबाव की वजह से ये ऊपर से क्या होता है, ओपन हो जाता है। इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग ऐसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वार्म रेगुलर लेंस। लेंस के आकार की ओपनिंग बन जाती है, इसकी वजह से पैरेन्काइमा सेल्स से इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बन गए जिनकी वजह से एक दबाव बना और कॉर्क वाली लेयर में एक छेद बन गया, जिस छेद को हम क्या बोल रहे हैं, जिस छेद को हम बोल रहे हैं लेंटिस सेल्स। क्या काम होता है लेंटिस सेल्स का, आवाज करता सर वायु का आदान प्रदान करेगा, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। वास्पोसर्जन भी होता है बहुत कम मात्रा में। सर कॉर्क हाँ जी, कॉर्क कैम्बियम कॉलिनकाइमा का होगा। कॉर्क कैम्बियम हैच क्लब पर लगा दूंगा बच्चे। हाँ सर, तो सर हाइब्रिडाइज जब बढ़ेगा तो वही बनेगा ना, कॉर्क कैम्बियम जो है वो डिवीजन कर रही है सेल, पैरेन्काइमा तो। हैच क्लब पर लगा दूंगा, खुद से लगा लो अपने एक क्लब पर। अरे बच्चे जो डिवीजन करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ना, तो एपिकल बोलेंगे तो बच्चे कॉलिनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा ये सब परमानेंट टिश्यू है। हाँ, तो सेल डिवाइड करिए तो मेरिस्टेम है ना, कॉर्क कैम्बियम तो सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा ना। हाँ सर। सर वो ट्यूबलाइट का स्टार्टर घुमा तुम्हारा थोड़ा सा। सर पर लेकिन डाइकॉट में तो जो हाइपोडर्मिस रहता है वो कॉलिनकाइमा का होता है, उसी से बन रहा है, तो फिर ये उससे डी डिफरेंशिएशन है ना बच्चे। अब वो कॉलिनकाइमा थोड़ी रही, बदल गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गई, इसलिए तो हम उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे। और कैम्बियम कैसा होगा, और कैम्बियम में सेकेंडरी मेरिस्टेम कंप्लीटली। कॉलिनकाइमा कैसे बोल सकते हो तुम? हाँ हो गया। अपन लगा लो, देखिए हो गया तो भी हाँ सर। मेरी तरफ से खुद के लपड़ लगा लो एक। चलो अब देखो,
बाहर की तरफ इसने बना दिया क्या कॉर्ड, और अंदर की तरफ बना दी पेरिफेरल। जैसा कॉर्टेक्स था वैसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोल देंगे इसको। बना दिया अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स जो इसकी उसी तरीके से क्या क्या बन गया, बाहर की तरफ बन गया है कॉर्ड, और कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, थैलम भी बोलते हैं। कॉर्ड कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम को क्या बोलते थे, थैलोजन। और इसके नीचे बना है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलोगे, थैलोडम। यानी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या क्या बनता है, कॉर्ड बाहर की तरफ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर की तरफ। किसने बनाया, कॉर्ड कैम्बियम ने बनाया। इन तीनों को मिला करके बोलते हैं पेरिडम। क्या बोलते हैं, पेरिडम, परिचय, पेरिडम। समझ गए क्या, क्या एक एक बात क्लियर है क्या डायग्राम के थ्रू? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो पोर्शन जो वास्कुलर कैम्बियम के ठीक ऊपर होता है, वो पोर्शन जो वास्कुलर कैम्बियम, इस डायग्राम में तो दिख ही नहीं रहा है। वास्कुलर कैम्बियम के ऊपर क्या होगा, वास्कुलर कैम्बियम के ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम होगा। सेकेंडरी फ्लोएम के और ऊपर में क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर में पेरिसाइकिल होगा, उसके ऊपर एंडोडर्मिस होगा, फिर प्राइमरी कॉर्टेक्स होगा, फिर ये सारी लेयर्स होगी। उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, बार। बार के साथ जो है वो एक नॉन टेक्निकल टर्म है, लेकिन बार का रियल मीनिंग क्या होता है, बार का रियल मीनिंग होता है ऑल द टिश्यू और लेयर्स present outside the phloem. Sorry, outside the vascular. Outside the vascular canal. संबंध एधा के बाहर जो भी टिश्यू है, संबंध एधा के बाहर जो भी टिश्यू है, फ्लोएम से लेकर के और एपिडर्मिस तक या कॉर्क कैम्बियम तक, सॉरी कॉर्क तक, ये सारा का सारा मिला के क्या होता है, ये सारा का सारा मिला के होता है पेरिडम। क्या बात क्लियर हो गई? सॉरी, सारा का सारा मिला के होता है बार। पेरिडम में तो सिर्फ ये वाली ले सकते हैं, ठीक है। सर पेरिसाइकिल से स्टार्ट होगा ना, फिर गाली दूंगी। पेरिसाइकिल से नहीं, फ्लोएम से स्टार्ट होगा। फ्लोएम से। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें सबको? अब देखो आगे की बात, ये तो हुआ स्टेम के अंदर। यदि यही सेम सेकेंडरी ग्रोथ तुम डाइकोट रूट में पढ़ोगे तब क्या, जब तुम रूट में पढ़ोगे तो ये सारी चीजें जो है इसमें एक ही मेजर चेंज होगा, जिससे कि सारी चीजें अपने आप डिवीजन तो सेम होगा, सेल सेम बनेगी, लेकिन ये जो कॉर्क कैम्बियम पहले अपर कॉर्टेक्स से बन रहा था, वो किससे बनेगा, कॉर्क कैम्बियम is formed by, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे होगा, पेरिस। इंपॉर्टेंट है बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एक्सट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट ग्रुप के लिए कि कॉर्क कैम्बियम अब आउटर कॉर्टेक्स से नहीं बनेगा, बल्कि किससे बनेगा, पेरिसाइकिल से बनेगा। तो मुझे बताओ कि कौन कौन सी लेयर अब चिप ऑफ होगी, कौन कौन सी लेयर जो है वो अब उधर है। कौन कौन सी लेयर उधर जाएगी बताओ।
बोलो ना, जो भी पार्ट किसके बाहर है, पेरिसाइकल के बाहर। कौन कौन सा है? एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। will be chipped और श्लफ्ड। ये लेयर्स जो है वो उधर जाएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ और इंट्रा सेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ में ये डिफरेंस होता है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो फिर अब नेक्स्ट देखो इसके बाद में रूट के अंदर से इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ in intracellular secondary growth in fat। अब रूट का स्ट्रक्चर तुमको बताइए। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर जाइलम फ्लोएम जो कि अरेंज है कैसे, रेडियो। तो रूट की एनाटॉमी जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो तो तुमने पहले ही वीडियो में पढ़ा। अब देखो सेकेंडरी रूट की एनाटॉमी क्या है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले फ्लोएम के नीचे जो कंजक्टिव टिश्यू है इसका डी डिफरेंशिएशन स्टार्ट। पानी कहां से स्टार्ट होती है? रूट की सेकेंडरी रूट की फ्लोएम के ठीक नीचे जो कंजक्टिव टिश्यू है उसके डी डिफरेंशिएशन। यानी स्टेप 1 क्या है यहाँ? Step 1 है differentiation of conjunctive tissue। Differentiation of conjunctive tissue just below the phloem। phloem के ठीक नीचे जो conjunctive tissue है वो क्या हो गई? डी डिफरेंशिएट हो गई। मतलब समझ लो डी डिफरेंशिएशन का क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन का मतलब मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो गई। प्राइमरी मेरिस्टेम की सेकेंडरी मेरिस्टेम, बोलो प्राइमरी मेरिस्टेम की सेकेंडरी मेरिस्टेम, बोलो ना। सांप सूंघ गया है क्या?
हो गई क्या सब? प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी। इसके बाद में पेरिसाइकिल की सेल डिफरेंशिएट होती है यहाँ, कहाँ पर? पेरिसाइकिल जो प्रोटोजाइलम के ठीक ऊपर है वो डिफरेंशिएट होता है। यानी सेकंड स्टेप क्या हो गया? नंबर क्यों लिख रहा हूं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएशन of पेरिसाइकिल just above the protoxylem. प्रोटोजाइलम के ठीक ऊपर जो सेल्स थी पेरिसाइकिल की वो डिफरेंशिएट हो गई, डिवीजन की पावर आ गई। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर चेंज ऐसा बन जाएगा। तो एक वेवी रिंग जो है उसका फॉर्मेशन ये क्या है? ये है वॉस्कुलर। अब मुझे स्टेम और रूट के वॉस्कुलर कैम्बियम में डिफरेंस बताओ। रूट और स्टेम के वॉस्कुलर कैम्बियम में डिफरेंस बताओ। बोलो कैसा होगा? कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। प्रत्येक के दृष्टिकोण से रूट के अंदर जो वॉस्कुलर कैम्बियम होता है वो कंप्लीटली सेकेंडरी होता है और तरंग के समान एक वलय के रूप में होता है। बाकी की यदि हम बात करें तो इसके बाद का डेवलपमेंट वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टेम के अंदर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। फर्दर डेवलपमेंट इज सेम एज। इसके बाद का जो डेवलपमेंट होगा मतलब यहाँ पर भी वॉस्कुलर कैम्बियम के अंदर दो टाइप की सेल होगी। कौन कौन सी? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। रे इनिशियल मेटलरी रेस का निर्माण करेगी। जैसे जैसे अंदर सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा प्राइमरी जाइलम सेंटर में क्रश हो जाएगा। जैसे जैसे बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाएगा।
ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि स्टेम में हुआ था। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि किस तरीके से कैम्बियम बनता है, और पहले कौन सी सेल डिफरेंशिएट होती है, सेकंड नंबर पे कौन सी डिफरेंशिएट होती है, और जब ये द्वितीयक वृद्धि करता जाएगा तो अल्टीमेटली वास्कुलर कैम्बियम गोल हो जाएगी, जाइलम की रिंग्स बनती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से रूट के अंदर इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्लियर हो गई बातें सबको? सर डाइकोट और मोनोकोट दोनों के रूट में कैस्पेरियन पट्टी होती है ना? कैस्पेरियन पट्टी दोनों में होती है। सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना, साउंड नहीं आ रही थी आपकी। देखो बच्चे, डाइकोट रूट जो है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? उसके अंदर हम देखते हैं कि वास्कुलर कैम्बियम जो है उसका निर्माण किससे होता है? कंजक्टिव टिश्यू से और पेरिसाइकल से। पहले कंजक्टिव टिश्यू जो फ्लोएम के नीचे है वो विभेदित होगी, फिर प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरिसाइकल है वो विभेदित होगी। दोनों विभेदन से क्या करेंगी? एक वेवी रिंग का निर्माण कर लेगी जिसे वास्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, और ये सामान्य था फिर आगे वैसे ही डिवाइड करती है और वैसे ही सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का निर्माण करती है जैसे कि स्टेम के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गई बातें सारी? यस सर। यस सर। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, फिनिश। साइड प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो? सर ह्यूमन टिश्यू बढ़ा दो ना, कंटिन्यू। चलो सर एक हमारा जस्ट सर प्लांट फिजियोलॉजी। क्या क्या? प्लांट फिजियोलॉजी। नो यस सर, सर। वाला चैप्टर। क्या सीक्वेंस से ही चलने देंगे? एनसीईआरटी के सीक्वेंस से ही चलने देते हैं। सीक्वेंस से चलते हैं सर। पहले एनिमल टिश्यू पढ़ लेते हैं, फिर सेल, फिर प्लांट। ठीक है, चलो अब बोलो जो भी डाउट थे। सर डाउट देख रहे हो क्या? हमारा क्वेश्चन नहीं आया बच्चे अभी भी। वो एक बच्ची बोल रही है ना कि मेरा कोई क्वेश्चन भेजा है। सर अब अपना नंबर लिखो तो, मेरे को पता नहीं, शायद ना कहीं गलत हो गया लगता है, क्योंकि मैंने भेजा है, पता नहीं किसको गया है। एक बार देख लो तो आप नंबर। हाँ, मुझे लग रहा है कि किसी और को भेजो। ओके सर, भेज दो तुरंत। हाँ सर, लास्ट का डिजिट 2 गलत हो गया। ओके, किसी और को भेज दिया तुमने। तो दस में हमने गाली लिख के नहीं भेजा तुमको? क्या दूसरे राजीव सर को दे दिए सर। सर डीबी में भी इसको समझ नहीं आया क्या? सर shoot a better estimator are likely to be present in a twig of a plant possessing 4 branches and 26 leaves. क्या shoot a python messenger leaf में होता है क्या? नो सर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, एक प्लांट है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं? 4 ब्रांचेस। एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, 4 ब्रांच। और कितने लीफ है? 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
26 है क्या? 25 पेडी बना दो। क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिकली दिखा दिया मैंने तुमको क्वेश्चन। अब तुम मुझे बताओ इसमें कितने शूट अपेकल मेरिस्टेम होंगे, बताओ। चलो अब तो खुद से भी देख सकते हो बच्चे। 5 कहाँ पे? 5 यहाँ पर, 5 4 उसके तने पे और एक ऊपर। यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितने? 5। लीफ में तो शूट अपेकल मेरिस्टेम होता नहीं है। समझ गए क्या? बहुत ही आसान था क्या? यस सर। और बोलो, और भी जो भी पूछना है पूछ लो, डाउट्स पूछ लो, 15 मिनट का टाइम है। सर। हेलो सर। सर इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको? किसको सर सेकेंडरी? इसी में। किसको? इस प्लांट को? ये शूट अपेकल मेरिस्टेम को क्यों सेकेंडरी बोलोगे? प्राइमरी नहीं बोलोगे? सर। क्यों सेकेंडरी? सर सेकेंडरी मेरिस्टेम कितने होंगे बोला मैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो इसके अंदर जो वास्कुलर कैम्बियम वगैरह होगी उसमें होगी, और कैम्बियम भी होगा तो उसमें होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो वहां पर होगी। शूट अपेकल मेरिस्टेम तो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, हमने पढ़ा था क्लियरली कि शूट अपेकल मेरिस्टेम, शूट अपेकल मेरिस्टेम सब प्राइमरी मेरिस्टेम है। सर हाँ बच्चा बोलो। सर एक बार क्या बोलते हैं मेड्यूलरी रे और सेकेंडरी मेड्यूलरी रे बताइए ना। देखो डाइकोट स्टेम के अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर हमने क्या देखा? कुछ इस तरह का रहने देना। सेकंड वास्कुलर बंडल जो है वो राइट शेप के हैं कुछ इस तरीके से। अब ये सेंटर में क्या है? और इसकी कोशिका है यहाँ पर भी तो वास्कुलर बंडल्स के बीच में ये जगह होगा, यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर भी तो पेरेंकाइमा है कि नहीं? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्राइमरी मेडुलरी रिंग्स और प्राइमरी रिंग्स। आई बात समझ में? तो ये तो बात हो गई प्राइमरी की। सेकेंडरी क्या होगा? जब वास्कुलर कैम्बियम बन गया, वो डायग्राम में करो, वास्कुलर कैम्बियम बन गया, तब यहाँ पर क्या है? जाइलम फ्लोएम, यहाँ पर क्या है? फ्लोएम, लेकिन बीच में रे इनिशियली क्या किया हुआ है? तो इस तरीके से लाइन बना के पेरेंकाइमा सेल्स उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रे। यानी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे सेकेंडरी मेडुलरी रे बनेगा, और जब तक प्राइमरी ग्रोथ है उस टाइम पे वास्कुलर बंडल के बीच में प्राइमरी मेडुलरी रेस प्रेजेंट होंगे स्टेम के अंदर। यदि तुम बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, तो रूट के अंदर प्राइमरी मेडुलरी रेस बनते हैं उन सेल से, वास्कुलर कैम्बियम की उन सेल से जो सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं प्रोटोजाइलम के अपोजिट जो पेरासाइकिल वाली सेल थी उनसे, और उसके अंदर जो कुछ पेरेंकाइमा रे इनिशियल्स होते हैं वो रे इनिशियल्स क्या बनाते हैं? प्राइमरी मेडुलरी रेस बनाते हैं। वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेडुलरी रेस होते हैं, उनके अंदर मेडुलरी रेस प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे नहीं होता है, कंजक्टिव टिश्यू होता है। तो यदि तुम एडवांस पढ़ रहे हो तो ये बात तुम्हें समझ में आएगी, अदरवाइज तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है स्टेम के अंदर प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे वास्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू है पेरेंकाइमा, वो क्या है? वो प्राइमरी मेडुलरी रेस है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में जो मेडुलरी रेस बनेंगे वो सेकेंडरी मेडुलरी रेस होंगे। ठीक है? ओके थैंक यू सर। ठीक है। क्या हुआ? कोई बच्चा फिर से वो बदमाशी कर रहा है क्या? यस सर।
बच्चा है। चलो ठीक है, बात करते हैं कौन बच्चा। और बोलो सर एक बार क्लोनिंग प्लेस और ओरी प्लेस में अंतर को बताओ ना। क्लोनिंग में और जो ओरी वाला होता है ना, उसको सेलेक्टेबल मार्कर वाला टर्म तो समझ आता है, लेकिन ऊपर और नीचे वाला टर्म ना अच्छे से क्लियर नहीं होता, दोनों में डिफरेंस। ORI का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए के अंदर वो वाला पार्ट, तो भी डीएनए की बात करें, डीएनए के अंदर वो वाला पार्ट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उससे डीएनए मान लो, तो इसके अंदर वो पार्ट जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो यहां से स्टार्ट होता है, इसे बोलते हैं ORI। जहां से भी डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे क्या बोलोगे? ORI। और सिंपल सी बात है। और वो जीन जहां पर हम क्या करते हैं, मैसेंजर डीएनए को लोड करते हैं। मैसेंजर डीएनए को जहां पर भी लोड करोगे, मुझे मैसेंजर डीएनए से हम यहां पर लोड करना चाहते हैं, तो इसे क्या बोल देंगे? इस साइड को क्या बोल देंगे? इस साइड को बोल देंगे हम लोडिंग साइड। बोलोगे लोडिंग साइड, या फिर क्या बोल दोगे? हाँ, क्लोनिंग साइट बोल दो। ये क्लोनिंग वेक्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। और जो पार्ट है जहां पर तुमने उसको अटैच किया है और जिसकी वजह से तुम्हें पता पड़ रहा है, उसे हम सिलेक्टेबल मार्कर भी, क्लोनिंग साइट का सिलेक्टेबल मार्कर की मतलब सिलेक्टेबल मार्कर वो है जहां पर चेंज करते हैं तो हमें पता पड़ रहा है, तो उसी सिलेक्टेबल मार्कर को हम क्लोनिंग साइट की तरह भी यूज करते हैं। मतलब जितने भी सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो क्लोनिंग साइट बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जितने भी सिलेक्टेबल मार्कर हैं उन्हें हम क्लोनिंग साइट की तरह यूज कर सकते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्लोनिंग साइट का हम एक पर्टिकुलर चूज करेंगे उनमें से, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है? मार्कर है, सिलेक्टेबल मार्कर है जो बताता है कि डीएनए जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और यदि हमें पता करना है तो उसी साइट को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। नहीं और यदि जोड़ेंगे तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ठीक है। सर और नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो इकोलाई होता है वो मतलब किसी भी एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी नहीं होता है, उसका मतलब? जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उनको पता है कि प्रतिरोधकता कौन देता है? आर प्लाज्मिड। एंटीबायोटिक की प्रतिरोधकता कौन देता है? आर प्लाज्मिड। अब तो प्लाज्मिड है ही नहीं, मान लो इकोलाई के पास में, मान लो ये इकोलाई है और इस इकोलाई के पास में फिर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, प्लाज्मिड है ही नहीं, तो क्या प्रतिरोधी होगा? क्या नहीं होगा। यदि कोई इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है या हमने इंसर्ट कर दिया है आर प्लाज्मिड, तो क्या होगा? ये प्रतिरोधी होगा, ये नहीं होगा। तो नॉर्मली प्रतिरोधकता नहीं है, लेकिन जिसके पास आर प्लाज्मिड होगा उसके पास प्रतिरोधकता आ जाएगी। समझ गए? सर एक लास्ट और पूछूं? सर की क्या बोलते हैं, जो एक वेक्टर होता है ना उसमें ज्यादा मतलब वो क्लोनिंग साइट क्यों नहीं होता, ऐसा बोलते हैं मतलब कि ज्यादा क्लोनिंग साइट नहीं होना चाहिए एक वेक्टर में, ऐसा क्यों हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर ऐसे ही तो लिखा है, क्या भेजू क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्लोनिंग साइट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सर संवाहक में कुछ एक या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए ऐसे लिखा है। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं, तो जिन क्लोरीन को जटिल बना देता है, ऐसा क्या क्या? नहीं, देखो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि यदि एक से ज्यादा जगहों पर सेम सीक्वेंस आ जाएगा, यदि आरई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो वो एक से ज्यादा जगहों पर कट लग जाएंगे। प्लाज्मिड है। अब हमने क्या देखा? हमने टेट्रासाइक्लिन रेसिन है, ये एम्फिसिलिन रेसिन। तो एज अ क्लोनिंग साइट इसे भी यूज कर सकते हो, इसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम करते नॉर्मली एक को यूज है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर जो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होगा वो, और यहाँ पर जो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होगा
वो दोनों अलग अलग होते हैं। यानी एक पर्टिकुलर आरी को यूज किया हमने तो वो एक ही साइड को कट करेगा, वो बहुत सारे टुकड़े नहीं करेगा। यदि कर देगा तो फिर बाद में जोड़ने में दिक्कत है। ठीक है, तो इसीलिए क्लोनिंग साइट जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए हम एक ही क्लोनिंग साइट जो है उसे एक बार में यूज करते हैं, क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस स्पेसिफिक होना चाहिए। समझ गए क्या? समझ गए क्या रीजन होगा? समझ आया क्या रीजन? सर थोड़ा 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 ही आएगा। अरे सिंपल सी बात क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वही सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पर भी हो, तो क्या होगा, तुम आरी से कट करोगे तो ऐसे कट करोगे, बहुत सारे टुकड़े बना दोगे। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक डीएनए के लिए एक ही कट मेरे एक डीएनए को, तो क्या होना चाहिए, ये वाला अलग सीक्वेंस होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब मैं एक आरी यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, वो बस यहाँ से ही कट करेगा, एक ही क्लोनिंग साइट बनाएगा। यदि मुझे इसको कट करना है तो मुझे क्या करना होगा, दूसरा आरी यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो डिफरेंट क्लोनिंग साइट्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक पैसेंजर डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही साइट को यूज करेंगे। यानी एक एंजाइम यूज किया एक जगह पे करके और वहां पर हमने लाइगेट कर दिया। मान लो मैं चाहता हूं कि इसको एज क्लोनिंग साइट यूज करूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दूसरा आरी यूज करना पड़ेगा, ये सेफ रहे ये कट हो जाए। तो एक बार में एक ही साइड को कट करके हम वहां पर लाइगेट करते हैं। समझ गए? एक टुकड़ा बनाना है, हाँ सर। ऐसा बनना चाहिए जिसपे हमारा पैसेंजर डीएनए जुड़ जाए। वो टुकड़ा कहीं से भी बन सकता है, वो टुकड़ा टेट्रासाइक्लिन पे भी बन सकता था, वो एम्पिसिलिन पे भी बन सकता था, लेकिन उनके लिए अलग अलग आरी होते हैं। याद नहीं, डायग्राम पीवीआर वाला डायग्राम याद करो, जितने भी आरी थे अलग अलग आरी के नाम लिख करके अलग अलग जगह हमने डिनोट किया था। देखो ये आरी यहाँ से कट कर रहा है, दूसरा आरी वहां से कट कर रहा है, तीसरा आरी वहां से कट कर रहा है ना? हाँ सर, एंडोन्यूक्लियस के थ्रू कराए थे। ठीक है, और बोलो। चलो तो फिर हमारा डाउट वाला क्लास भी आज हो गया। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा? सर मेरा डाउट थी, मैंने भेजा थी सर। उनको डाउट और भी पूछा गया? हेलो सर, मेरा डाउट है, देखो जल्दी। नहीं, 2 क्वेश्चन है बस, उसको बता। छोटे छोटे। छोटे तो नहीं दिख रहे मुझे, बड़े बड़े ही दिख रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 82, दोनों। 81, 82? हाँ 81 है रिकॉम्बिनेशन। हाँ सर, भेज दो ना। recombination frequency, the recombination frequency between two gene cannot exceed 50%. recombination frequency जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यू रिकॉम्बिनेंट जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होगी। सही बात है। पहला is directly proportional to distance between linked gene. हेलो सर, माइक जितना जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये बी भी सही है। As to determine the relative order of genes and distance between them on chromosome, ये भी सही है, is equal to math unit। तो सारे ही सही लग रहे हैं। अच्छा, इसमें से बेस्ट चूज करो। इसका सी आंसर दिया हुआ है क्या? क्या दिया? हाँ क्या दिया हुआ है? यही यही ई। सी दिया हुआ है। हाँ देखो इसमें ना तुम्हें बेस्ट आंसर ही चूज करना पड़ेगा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सर, पर वैसे तो कंफ्यूज कर रहा था, तो सारे ही क्वेश्चन वाला तो करना है ना। सिर्फ मैप यूनिट हाँ छोड़ के बाकी सारे सही है। मैप यूनिट वही तो। प्रोकैरियोट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मेन यूज क्या है? इसका मेन यूज जो है ना वो हम जीन के बीच में डिस्टेंस जो है वो मेजर करने के लिए और उनका ऑर्डर डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है सी ज्यादा सही होगा यदि एक आंसर मुझे चूज करना हो। वैसे इसका ए और बी भी सही।
हाँ सर, वैसे ही लग रहा है। अगर एग्जाम में आएगा तो सी ही करेंगे ना सर। और सेकंड वाला बताओ ना, उसमें ना एकदम सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि मतलब सेंटेंस ना स्टार्टिंग के कुछ कुछ सेम है और कंफ्यूजिंग है। सिंगल ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर देन 3 एलील्स। ए को 2 से मैच कर लो। सिंगल ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर देन 3 जीन। देखो एलील अलग चीज है, जीन अलग चीज है। यदि जीन हाँ वो तो पता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बी को तुम 3 से मैच करोगे। अच्छा सिंगल जीन एग्जिबिटिंग मल्टीपल फिनोटाइप, प्लियोट्रॉपी, फर्स्ट आंसर। ठीक है, समझ गए क्या? यस सर। ठीक है, और भी पूछना चाहते हो क्या? ये वाला भी पाई चार्ट वाला? अभी अभी के लिए इतना ही। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी आगे पढ़ेंगे। चलो बाय बाय बच्चों। बाय। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय।